हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर आपकी 7। ये है 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट हमारी है 11/8/2021 की। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। व्यापार से साम्राज्य तक। उपविषय रहेगा कंपनी का फैलता शासन। तो आरंभिक काल में पढ़ते हैं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। ये ध्यान रखने की बातें हैं बेटा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका नाम कंपनी के हितों की रक्षा करना और इन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करने लगे थे। कई बार जो है कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि, क्या बेटा, सहायक संधि भी थोपती थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासन कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो उन्हें जुर्माने के तौर पर इलाका कंपनी को अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी कि अगर जो है उनको राशि नहीं मिलती थी तो कंपनी उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वहाँ सहायक सेना जो है तो वो जहाँ पर जो है क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। इसी के आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे उससे। ठीक है बेटा। तो आगे देखिए सीधी लड़ाई। सीधी लड़ाई क्या है बेटा कि आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सेना टकराव का रास्ता भी अपनाया, और इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या था बेटा, मैसूर का टीपू सुल्तान और हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक रहे थे। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मलाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे और जो है मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1767 से 1769, 1780 से 1784 और 1790 से 1799 में जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। और जो है इसके साथ ही मैसूर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। इसके साथ ही जो है मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। आगे देखिए बेटा कि मराठों की लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने में के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार के बाद दिल्ली के से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे ही सरकार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री जो होता था के अंतर्गत एक राज्यमंडल यानी कि कन्फेडरेसी के सदस्य थे, और पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, जो कि पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया था। दूसरा जो मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो है स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः जो है 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया।
अब जो है विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यानी कि जो भारत है उसके पूरे भूभाग पर किसका जो है अधिकार हो चुका था, विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर जो है कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आगे दिए गए बेटा वर्कशीट के बेस पर प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि कंपनी जो है भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी, परंतु बदले में रियासत को सहायक सेना के रखरखाव के लिए रकम देनी पड़ती थी। अगर जो है रकम चुकाने में कोई चूक हो जाती, जो है रकम नहीं दी जाती, तो उस रियासत के एक हिस्से पर कंपनी अपना कब्जा जमा लेती थी या पूरे हिस्से पर ही जमा लेती थी। आगे देखिए, आगे प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो क्यों आग बबूला थे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि टीपू सुल्तान के फ्रांसीसी से घनिष्ठ संबंध थे। किनसे? फ्रांसीसी से। आगे है कि सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को रोक लगा दी थी और अंततः जो है इन्हीं कारणों से अंग्रेज आग बबूला थे और अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंत में विजय अंग्रेजों के हाथ लगी। तो आगे देखिए बेटा, आगे है प्रश्न नंबर 3 हमारा कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे और ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो कौन थे बेटा? सिंधिया होलकर गायकवाड़ और भोसले जो मराठा संघ के प्रमुख राजवंश थे और ये राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य थे। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा राजवंशों को 3 युद्धों 1782, 1803 से 5 में जो चला और 1817 से 1819 के बीच में जो चला में हराकर अपने जो है अधीन कर लिया था, जिससे उनकी हार हुई। तो बच्चे यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।